आरबीआई अपना रिजर्व बढ़ा रहा है, देशवासियों को सोना खरीदने के लिए मना कर रहा है। देश के लिए बहुत अच्छी अपील है और ये अपील पहले भी होती आई है। मोदी की अपील को अवॉइड करते हैं तो देश के सामने बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, बहुत मतलब जिसकी हम कल्पना भी हमें नहीं करनी चाहिए। इस तरह का संकट बढ़ सकता है। हमको सर्वाइव करना, ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक पैनिक माहौल है, चिंतित है, लोगों में गुस्सा भी है कि हम लोग, हमारी भी तो कुछ सोचिए सरकार। आपने अपने देश की समस्या तो रख दी है, लेकिन हमारी समस्या कहाँ है? हमारे पास में मोदी जी की अपील से पहले भी कोई ग्राहकों की बाढ़ नहीं थी और उनकी अपील के बाद भी हमें ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई चेंजिंग आई है। हर पार्टी अपने नफ़े नुकसान के लिए ये सब पैतरे इस्तेमाल करती है। हो सकता है इस सरकार ने भी किया हो, इस पार्टी ने भी किया हो। सोना हो या चांदी हो या फिर डायमंड, महिलाओं की पहली पसंद उनके हमेशा से गहने होते हैं। लेकिन पीएम मोदी के हालिया बयान के बाद पूरे देश भर में, खासकर सराफा बाजार में हलचल मच गई है। महिलाओं को टेंशन होने लगी है कि आखिरकार अब वो दिवाली या फिर एनिवर्सरी जैसे मौके पर सोने की डिमांड कैसे रखेंगी। सोने की डिमांड में क्या कुछ कमी तेजी आई है? पीएम मोदी ने क्यों इस तरीके की अपील पूरे देशवासियों से की है और इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है? एक साल बाद सोने की तस्वीर कैसे बदलेगी? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे दिल्ली के सराफा बाजार के अध्यक्ष योगेश सिंघल जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर। सर, सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि पीएम मोदी ने ये जो अपील पूरे देशवासियों से की है वो क्यों की है, और ये टाइम जो है जब आरबीआई खुद अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, उस समय पीएम मोदी जो है वो देश भर के लोगों से कहते हैं कि एक साल के लिए सोना खरीदना कम या फिर बंद कर दे। देखिए, पीएम मोदी ने ये जो अपील की है देशवासियों से, फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए की है और एक ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए नहीं की है। जिस चीज़ में भी फॉरेक्स करेंसी जाती है उन सब चीज़ों के लिए, जैसे विदेशों में घूमना हो या विदेशों में शादी करनी हो या तेल का आयात हो खाने वाले, या खेती में कोई केमिकल यूज होता है, या डीजल है, पेट्रोल है या गैस है, सब चीज़ों में बचत करिए। अगर आपके पास गाड़ी पेट्रोल की है, डीजल की है, तो आप मेट्रो से जाइए। अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो आप इसके साथ में पुल करिए, अड़ोसी पड़ोसी को, यार दोस्त को, सबके साथ लेके जाइए। कुल मिला के मितव्ययता यानी कि खर्चे में कटौती। जिस प्रकार हमारे घर के गार्जियन बोलते हैं कि भी हमारा खर्चा बढ़ गया है और कमाई कम है और अब इसमें कटौती करिए, तो ये देश के लिए बहुत अच्छी अपील है और ये अपील पहले भी होती आई है। मैं 45 साल से हूँ इस लाइन के अंदर, तो ये कांग्रेस के टाइम में भी थी, मोरारजी देसाई के टाइम में भी थी, और सभी सरकारों के सामने ये समस्या कब आती है? जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट हमारा बढ़ जाता है जी। और एक्सपोर्ट कम हो जाता है, तो इसको करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं, इस डिफरेंस को। इसका भुगतान करने के लिए सरकार को या तो अपने सोने को गिरवी रखना पड़ता है या उसको बेचना पड़ता है। दोनों ही पोजीशन देश के लिए खतरनाक होती है, क्योंकि करेंसी के पीछे जितना देश के पीछे सोना होता है उतनी करेंसी की हमारी वैल्यू बढ़ती है। अब आते हैं कि ये एक तरफ आरबीआई अपना रिजर्व बढ़ा रहा है जी, और देशवासियों को सोना खरीदने के लिए मना कर रहा है। आपको याद होगा 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था। उस समय यूएस ने 300 बिलियन डॉलर के जो बॉन्ड थे वो फ्रीज कर दिए थे। किस लिए? रूस को दबाव में डालने के लिए कि आप युद्ध बंद करिए वरना मैं आपके ये फ्रीज कर दूंगा। तो सभी देशों को लगा कि हमारे भी डॉलर फ्रीज हो जाएंगे, हमारे भी बॉन्ड फ्रीज हो जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए, उसके अमेरिका के दबाव में ना आने के लिए सभी देशों के सेंट्रल बैंकों ने, उसमें हमारा रिजर्व बैंक भी है, चाइना का भी है, रशिया का भी है, सभी देशों के बैंकों ने अपने फॉरेक्स रिजर्व को घटा के और गोल्ड रिजर्व बढ़ाना शुरू कर दिया। 2022 में सोने का भाव 50,000 रुपये और चांदी का भाव तकरीबन 65,000 रुपये था, जो 3 साल में बढ़ के काफी ज्यादा बढ़ा है। 4,30,000 चांदी का, जो 7 गुना होता है, और 4 गुना सोने का, जो कि 50,000 रुपये के हिसाब से 1,93,000 रुपये का हाईएस्ट लगा। तो इसमें एकदम से 3 सालों में इतनी उछाल आई जो 10 सालों में आनी थी। तो ये रिजर्व बैंक ने इस पर्पज से अपना सोने का रिजर्व बढ़ाया ताकि हमारा वर्किंग कैपिटल है कहीं यूएस फ्रीज ना कर दे।
अभी समस्या क्या आ रही है कि हमारा एक्सपोर्ट कम है, गल्फ देशों में एक्सपोर्ट बंद हो गया क्योंकि वहाँ पर मिडिल ईस्ट में झगड़े चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, तो हमारा देश का एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम हो गया है ज्वेलरी सेक्टर का, और इम्पोर्ट हमारा बढ़ा हुआ है। तो इसको मैनेज करने के लिए अगर ये हम अनदेखी करेंगे और पीएम मोदी की अपील को अवॉइड करते हैं तो देश के सामने बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, बहुत मतलब जिसकी हम कल्पना भी हमें नहीं करनी चाहिए, इस तरह का संकट बढ़ सकता है। तो ये देश हित में है, ज्वेलरी इंडस्ट्री सरकार के साथ है, लेकिन एक कड़वा सच उसकी दूसरा भी पहलू देखिए, क्योंकि करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। 5 लाख रजिस्टर्ड डीलर हैं, 10 लाख ज्वेलर तकरीबन हैं, और 10 आदमी भी अगर काम करते हैं तो 1 करोड़ कर्मचारी है, और करोड़ों बंगाली कारीगर हैं। यानी कि 5 करोड़ लोग भी अगर इससे जुड़े हुए हैं, और इसकी सर्विस इंडस्ट्री जो इसको सर्विस करती है वो भी लोग जुड़े हुए हैं, तो एक रोजगार का खतरा उनके सामने मंडरा रहा है। 1 महीने की 2 महीने की बात होती है, जैसे लॉकडाउन था, 2-3 महीने की समस्या थी, हमने घर बैठ के मैनेज किया, स्टाफ को भी आधी सैलरी, किसी ने पूरी सैलरी, कैसे करके मतलब सब लोगों ने अपना काम चला लिया। लेकिन 1 साल का बहुत लंबा पीरियड है, इसमें हमको सर्वाइव करना। ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक पैनिक माहौल है, चिंतित है, लोगों में गुस्सा भी है कि हम लोग, हमारे भी तो कुछ सोचिए सरकार, आपने अपने देश की समस्या तो रख दी है, लेकिन हमारी समस्या कहाँ है जी? आप 85 करोड़ लोगों को राशन बांटते हैं क्योंकि वो भूखे ना सोएं। हम तो आपके देश के नागरिक हैं, और व्यापारी तो हमेशा सरकार के साथ रहा है। तो ये बहुत बड़ा संकट है, एक तरफ देश का संकट, एक तरफ करोड़ों व्यापारियों की रोजी का संकट। ये दोनों आपस में क्लैश ना करें और इनका बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कोई हल सरकार निकाले ज्वेलरों के साथ बैठ के, यही देश के ज्वेलर चाहते हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी हाल ही में बढ़ा दी गई है, तो आप हमें, हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि पहले कितनी इम्पोर्ट ड्यूटी थी, उसके बाद कितनी बढ़ाई है, और इसका असर जो है वो आम खरीदारों पर कैसे पड़ेगा? देखिए, पहले ड्यूटी अभी 2024 में 15% कस्टम ड्यूटी थी, 2022 में ये 10% थी। रूस यूक्रेन युद्ध जब चालू हुआ और ये संकट से आया, तो उस समय 10 से बढ़ा के 15% की, वो 3 साल तक रही। यानी कि 2022 में, 23 में, 24 में, 24 के बाद में जब ये फिर से 6% कर दी गई 15% से घटा करके, लेकिन हमारा इंपोर्ट 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी उतना का उतना ही रहा। यानी कि 15% कस्टम ड्यूटी थी, तब भी 750 टन के करीब था, और जब 6% रही तब भी 750 टन रहा। सोने का भाव बढ़ने से डॉलर में भुगतान थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन सोने की क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं आया कि 6% है तो 1500 टन इंपोर्ट हो गया, 15% है तो 750 टन हो गया। तो ये कोई भी समस्या नहीं है। अब सरकार ने ये कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। पहले सोमवार और मंगल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने अपील की थी, और बुधवार को ऐसा क्या हुआ कि एकदम से रात को सुबह उठे तो 10% की तेजी आ गई, सोने में भी और चांदी में भी। इसका सीधा सीधा फर्क ग्राहकों पर पड़ेगा, ग्राहकों की जेब पे पड़ेगा। 9% सोना तेज हो गया है, अब उसको जो 100 रुपए की चीज थी 109 रुपए में मिलेगी। तो ये एक आम जनता के ऊपर फर्क पड़ेगा। भारत के सोने के रिजर्व के बारे में बात की जाए तो भारत हर साल कितना सोना और चांदी इंपोर्ट करता है? साथ ही साथ आप हमें ये भी बता दीजिए कि सोना किस देश से सबसे ज्यादा आता है, और भारत आज भी क्यों सोने का सबसे बड़ा इंपोर्टर बना हुआ है? देखिए, तकरीबन 700-800 टन प्रति वर्ष सोना आयात किया जाता है हमारे देश में, और ये सभी देशों से आता है। चाइना से भी आता है, रसिया से भी आता है, और लंदन से भी आता है, साउथ अफ्रीका से भी आता है। मैक्सिमम देशों से ये हम आयात करते हैं LBMA के थ्रू, लंदन बुलियन एक्सचेंज के थ्रू। अब इसकी खपत जेवर में, कुछ एक्सपोर्ट करने में होती है, कुछ घरेलू घरेणियों की जेवर में हो जाती है, कुछ हमारा रिसाइकल सोना होता है उससे काम चलता है। तो इस तरह से साल भर में अगर हम माने तो 700 से 800 टन के बीच में हमारे देश में खपत रहती है। आप हमें ये भी बता दीजिए कि पीएम मोदी की अपील और ड्यूटी बढ़ने के बाद हमने देखा था कि बाजार में लोग अचानक से सोना खरीदने लगे, क्योंकि लोगों को लगा था कि पीएम ने अपील की है तो शायद सोने के भाव जो है वो गिर जाएंगे। लेकिन ना तो सोने के भाव गिरे और ना ही ग्राहक जो है कम हुए। तो इस तरीके का ट्रेंड क्यों दिखा?
देखिए, ये ट्रेंड एक अफवाह है, एक गलत र्यूमर है। प्रधानमंत्री जी ने मंडे को, सोमवार और मंगलवार 2 जनसभाओं में ये अपील की थी। बड़ोदरा में की थी एक सिकंदराबाद में की थी। उसके बाद उसका असर लोगों में ये था कि लोग सोच में पड़े हुए थे। सोमवार में भी बाजार में सन्नाटा था, मंगलवार में भी सन्नाटा था, बुधवार में भी सन्नाटा था और आज भी सन्नाटा है। ये ज्वेलरी इंडस्ट्री में जब से सन्नाटा है, जब ये सोने का भाव 1,93,000 के हाई को छुआ था और चांदी का भाव 4,30,000 के हाई को छुआ था, क्योंकि लोगों की जो भी वर्किंग कैपेसिटी थी, लिक्विडिटी थी, उन्होंने वो बुलियन में खरीद के खत्म कर दी। अब हमारा काम ज्वेलरी बेचने का है और हमारा काम नहीं चलता जब तक ज्वेलरी नहीं बिकती है। तो हमारे पास में मोदी जी की अपील से पहले भी कोई ग्राहकों की बाढ़ नहीं थी और उनकी अपील के बाद भी हमें ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई चेंजिंग आई है। आगे आने वाले समय में अगर इसी तरह का माहौल 1 महीने बाद में, अब साए फिर से शुरू हो जाएंगे, अभी 16 तारीख से अपना साए बंद है, 1 महीने बाद में शुरू होंगे। अगर प्रधानमंत्री जी की अपील का असर हुआ तो पता लगेगा कि हाँ, लोगों ने परचेजिंग बंद कर दी है या ओल्ड गोल्ड को रिसाइकिल करा के अपना काम चला रहे हैं। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि क्या आने वाले महीनों में जून जुलाई तक सोना फिर से महंगा हो सकता है? देखिए, अगर भारत देश सोने का आयात 1 साल के लिए बंद कर देता है तो मैं समझता हूँ विदेशों में हाहाकार मच जाएगा। $3,000 तक भी सोना आने की संभावना हो सकती है अगर भारत $3,000 जी, जो अभी $6,000 $8,000 की बात करते हैं, 2.5 लाख 3 लाख सोने की बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा खरीदार विश्व में या तो भारत है या चाइना है। 2 देश सबसे ज्यादा खरीदते हैं और भारत में तो भारतीय जो नारी हैं, एक उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी, उनकी सजावट की और कल्चर भी है और एक सोशल सिक्योरिटी के रूप में भी इसको देखा जाता है। इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं देखा जाता है। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी सास बहू को, दादी परदादी सब अपने अगली जनरेशन को अपना जेवर गिफ्ट करके जाती है, उनको दे के जाती है और फिर उनकी शादी में भी जो हाउस वाइफ होती है, जो उसकी एक कहना चाहिए कि स्त्री धन के रूप में उसके माँ बाप भी देते हैं शादी में। तो ये एक हमारा कल्चर से जुड़ा हुआ है, ये एक बिजनेस नहीं है, ये एक गैर जरूरी वस्तु नहीं है। ये कोई भी गरीब से गरीब आदमी होगा 10-5 तोले सोना वो अपनी बेटी की शादी में जरूर देना चाहता है। बिल्कुल। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने से जो छोटे कारोबारी हैं या फिर लेबर है या फिर जो छोटे लोग हैं या शादी ब्याह में जो खर्चा करेंगे, उन पर कितना ज्यादा असर इसका दिखाई देगा? देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी की अपील की बात करें और इससे खरीदारी बंद हो जाती है तो बहुत बुरा असर हमारी इंडस्ट्री में पड़ेगा। करोड़ों लोग, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, सभी पे समान रूप में पड़ेगा। क्योंकि बड़ा ज्वेलर है अगर कोई, उसके बाद 200 आदमी काम करते हैं, उसके खर्चे भी ज़्यादा हैं। छोटा ज्वेलर है, उसके खर्चे भी कम है, उसको छोटे में ही नुकसान होगा। कारीगर हैं, बंगाली कारीगर हैं, करोड़ों की संख्या में है। बिल्कुल, इसे बंगाल इलेक्शन के रूप में भी जोड़कर देखा जा रहा है। जब तक बंगाल इलेक्शन थे तब तक ना किसी चीज में इजाफा हुआ, ना किसी चीज के दाम बढ़ाए गए और जैसे ही बंगाल इलेक्शन खत्म हुए, वहां पर बीजेपी जीती, वैसे ही पीएम मोदी ने जो है ये सोने वाली अपील कर दी। तो लोगों का कहना है कि एक तरीके से इसे बंगाल इलेक्शन तक रोक के भी रखा था। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, हर पार्टी अपने नफे नुकसान के लिए ये सब पैतरे इस्तेमाल करती है। हो सकता है इस सरकार ने भी की हो, इस पार्टी ने भी की हो। हर पार्टी अपना नफा नुकसान देखकर ही डेट चुनती है कि मेरे को इस डेट में इलेक्शन खत्म होंगे, इस डेट में मेरे को ये करना है। तो ये पहले करते या अब करते, ये एक पॉलिटिकल मैटर है। लेकिन जब भी अपील की है, या अगर 1 महीने पहले भी करते अपील, तो भी देश पे उतना ही असर होता। हो सकता है पार्टी, मतलब कहने का ये है कि बंगाल में हार जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। समय के अनुसार अभी देखिए, पहले चल रहा था कि भाई ईरान का और अमेरिका का युद्ध शायद रुक जाएगा, रुक भी गया, समझौता चल रहा है, उसकी डेट भी आगे बढ़ी है। लेकिन अब सरकार ने देखा कि भाई अब ये युद्ध नहीं रुक रहा है और अभी दोनों तरफ से शर्तें नहीं मानी जा रही है और ये लंबा खिंच सकता है और ये संकट जो है तेल का और गैस का, ये चरमरा सकता है। क्योंकि
सरकार के सामने देखिए, पहले $60 के अंदर प्रति बैरल तेल खरीदती थी, अभी वही 120 डबल रेट हो गया। ऊपर से डॉलर सस्ता था, अब वो महंगा हो गया डिमांड होने से। तो अब जिसको $60 की रिक्वायरमेंट थी वो $120 उसको चाहिए, तो डॉलर की बोबारा हो गई। तो इधर डॉलर भी महंगा हो गया, हमारा रुपया कमजोर हो गया। अभी हमें पहले डॉलर खरीदने पड़ते हैं, वो महंगे खरीदने पड़ते हैं, रुपया ज़्यादा देना पड़ता है। उसके बाद तेल खरीदना पड़ता है, वो डबल रेट में खरीदना पड़ता है। तो इन चीज़ों को टाइम खींचते हुए आदमी पहले ये देखता है, सरकार ने सोचा हो अभी देश में पैनिक क्यों फैलाया जाए, हो सकता है ये युद्ध रुक जाए, हमारा सिस्टम फिर से सही हो जाए, तो हम इसको कवर कर लेंगे। ये इलेक्शन से जोड़ा है, तो विपक्ष को हम भी सुनते हैं। विपक्ष इस तरह के आरोप लगाता है कि अगर आप ऐसे करते 5 राज्यों के चुनाव से तो शायद आपके रिजल्ट कुछ और होते। लेकिन ये हम समझते हैं कि ये युद्ध लंबा होने से, हम भी समझ रहे थे कि ये अब रुक जाएगा, पाकिस्तान के यहाँ पर या और भी कहीं जगह बात हुई तो अब ये तकरीबन रुक जाएगा, क्योंकि दोनों देशों के हित में नहीं है। लेकिन वो बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने समझा कि अब हमको देशवासियों को चौकन्ना करना होगा। अब हमारा फॉरेक्स रिजर्व घट रहा है, तो अब हमें इसके लिए अपील करनी चाहिए। आपको क्या लगता है आज से 1 साल बाद सोने की तस्वीर कैसी होगी? देखिए, इन्फ्लेशन हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता है, महंगाई कुछ ना कुछ बढ़ती है। सोना एक ऐसी चीज है, आप ये देखिए, अगर 50,000 रुपए जिसके पास में थे, 2 व्यक्तियों के पास में, एक ने 50,000 रुपए का 10 ग्राम सोना खरीद लिया और एक के 50,000 रुपए बैंक में रहे, वो 50,000 रुपए के 3 साल में उसके 60,000 रुपए हो जाएंगे। यहाँ 50,000 रुपए के 1,65,000 रुपए हो गए। तो यानी कि सोने की करेंसी की हेजिंग भी हो रही है। बिल्कुल। देशवासी चाहते हैं जो महंगाई है वो बैंकों से, शेयर बाजार से नहीं रुक रही है, वो सोने से रुक रही है। इसको जब भी ऐसा क्राइसिस आता है तो हम देखते हैं कि लोग सोने में इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि से जो पैसा है वो सेफ भी रहे और लगातार वो हमें ब्याज भी एक तरीके से देता रहे। तो इस तरह मतलब सोने पे इतना ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं लोग? देखिए, सोना एक करेंसी है। जब सरकार इस पे भरोसा करती है, पहले आपको याद होगा 1971 से पहले जिस देश के पास में जितना गोल्ड होता था उतनी वो करेंसी छापता था। इसके बाद में अमेरिका ने इसको करेंसी का मापदंड जो है ना, गोल्ड रिजर्व का, खत्म कर दिया। अब जिसकी समझ में आता है मशीन में बटन दबाओ और उतने डॉलर छाप दो। तो इससे क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। रुपए तो उतने ही है, चीज भी उतनी है, रुपए ज्यादा बढ़ा दिया आपने। मान लिया हमारे पास में 10 सामान है और 10-10 हजार रुपए के 10 सामान है, 1 लाख रुपए मेरे पास है, और उसको हमने 2 लाख छाप दिए तो 20-20 हजार का हो जाएगा, सामान तो 10 ही रहेंगे। तो ये इन्फ्लेशन जो है ना, तो ये सोना सरकारों की भी एक गारंटी होती है। मैं 500 रुपए धारक को देने का वचन देता हूँ, ये क्या है, इसके पीछे सोना है। कोई सरकार खुद थोड़ी आके बिकेगी, उसके पीछे सोने का रिजर्व है, उसको बेच के उस रुपए की पूर्ति की जाएगी। तो ये सोने का महत्व ये है कि करेंसी से भी बेस्ट है। करेंसी जल सकती है, करेंसी फेल हो सकती है, लेकिन सोना पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बेच लो, 10 मिनट में पैसे इकट्ठे कर लो। तो सोना जो है एक उसकी बेस्ट ऑप्शन होती है, एक सेफ हेवन के रूप में इसको जाना जाता है। तो हर व्यक्ति सोने चांदी में घुसना चाहता है। जब सरकार को देख रही है कि सरकार जो है ना सोने का रिजर्व बढ़ा रही है, तो इन्वेस्टर रिजर्व बढ़ा रहा है, तो उसमें कहाँ समस्या है। लेकिन समस्या अब आ गई क्योंकि हमारी जो आयात बिल है वो तिगुना पहुंच गया। सरकार का कहना ये है कि तेल में, गैस में, इसमें तो निर्भरता कम करो। वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को भी प्रमोट कर रही है, सोलर पैनल बिजली के लिए भी वो कर रही है, और तरह तरह के जो है ना ऑप्शन ढूंढ रही है कि हमारे देश में भी इसका उत्पादन हो जाए, कि हम गल्फ कंट्री पे डिपेंड ना हो। अब सोना सरकार समझती है कि अगर 1 साल नहीं खरीदोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। सरकार का ध्यान इधर नहीं गया कि इसके पीछे करोड़ों लोगों को रोजगार भी है। भाई आम जनता को तो ठीक है, नहीं खरीदे कोई परेशानी नहीं हो रही, 1 साल बाद खरीद लेंगे। लेकिन जनता भी होशियार है, जनता सोचती है कि अगर 1 साल बाद, जैसा हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, टीवी चैनल पे एक्सपर्ट बोलते हैं कि सोना 2.5 लाख रुपए हो जाएगा 3 साल में, चांदी 5 लाख रुपए हो जाएगी, तो उसके पास जो कैश का रिजर्व है उसको भी वो चाहती है कि हम हेजिंग करें। अगर 1 साल तक नहीं खरीदा, आज 1.5 लाख का भाव है और 1 साल बाद 2.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, तो उसका तो रुपया घट गया। तो वो जैसे सरकार हेजिंग कर रही है ऐसी जनता भी चाहती है। जी,
पिछले केसेस उठा करके देखें तो जब भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है या सोना महंगा होता है तो स्मगलिंग की खबरें भी सामने आने लगती है। तो क्या आपको इस बार भी डर है कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ये सरकार को बहुत अच्छी तरह से मालूम है और सरकार ने सरकारी तंत्र को अलर्ट भी कर दिया होगा कि भाई कहीं भी कोई लीगल सोना देश के अंदर आता है तो उसको पकड़ धकर करिए। तो ये तो बनी बनाई बात है। 6% इम्पोर्ट ड्यूटी ये इससे भी कम हो जाएगी। 6% में भी सोना जो इलीगल था वो तकरीबन कोई खबर ऐसी नहीं सुनते थे, लेकिन अब ये 15% कस्टम ड्यूटी और 3% जीएसटी, 18%, यानी कि सारा प्रॉफिट है ग्रे मार्केट के लिए। तो ये चीज सरकार को भली भांति मालूम है। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे लेंगे। अगर कोई निवेश के लिए सोना खरीदना चाहता है तो फिजिकल गोल्ड खरीदना सही रहेगा या फिर उसका ईटीएफ खरीदना सही रहेगा या फिर डिजिटल गोल्ड खरीदना सही रहेगा? क्या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? देखिए, मैं भारत की जनता से हाथ जोड़ के एक ज्वेलर होने के नाते अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा 4 मई 2026 को ईजीआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट लॉन्च की है। ये सेबी द्वारा इस पे निगरानी रखी जा रही है, यानी कि हमारा रुपया सेफ है। इसमें अगर किसी को हेजिंग करनी है, जिसको शुद्ध सोना लेके सिर्फ रखना है और महंगाई होने पे बेचना है और कभी उसको डिलीवरी की जरूरत पड़ती है तो डिलीवरी ले लेना है, ये सारी सुविधा अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो 3% जीएसटी आपका बेकार हो जाता है। नंबर 2, सरकार को बाहर अपने आयात बिल में डॉलर देने पड़ते हैं, वो सरकार के डॉलर बचते हैं। तो जिसको निवेश के लिए सोना खरीदना है वो ईजीआर में, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में जाए, ईटीएफ में जाए या किसी और डिजिटल फॉर्म में जाए, ताकि जो भारत की गृहिणी है, जो भारत के लाखों परिवार हैं जो अपनी बहन बेटियों की शादी करते हैं या कोई फंक्शन करते हैं, उनको गोल्ड ज्वेलरी खरीदने में आसानी हो और वो हिस्सा सरकार का बच सके। तीसरा, जो भारत के गृहिणियां हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो उनके पास टूटा फूटा जो पहनने लायक जेवर नहीं है उसको नया बनवा लें 1 साल के लिए। तो इससे ज्वेलरों का कारोबार भी बढ़ता रहेगा, उन कारीगरों की, करोड़ों कारीगरों की आजीविका भी चलती रहेगी और आप भी सज जाएंगी, आपका भी काम चल जाएगा। तो ये हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर उपकार होगा, देश के लिए आपका एक बलिदान होगा। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जरूरी नहीं है हम बॉर्डर पे लड़े तो ही हम देशभक्त कहलाएंगे। देश को आपदा से बचाने में छोटा छोटा सहयोग भी आपका बहुत जरूरी है। इसलिए आप इस अपील को बहुत गंभीरता से लीजिए, इसकी मजाक मत बनाइए, क्योंकि हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे इस देश में रह के। धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे साथ थे दिल्ली सराफा बाजार के अध्यक्ष योगेश सिंघल जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको सोने के ऊपर ये डिस्कशन कैसा लगा आप हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी बिजनेस से जुड़ी सारी खबरों के लिए आप जागरण बिजनेस के साथ बने रहें।